विलायत न्यूज़ पर आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज 20 जमाद सानिया शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम विलादत आप तमाम हज़रात को बहुत मुबारक हो। आज का बुलेटिन शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश भी है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। आपके सुझाव हमारे प्रोग्राम्स को बेहतर से बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। आइए शुरू करते हैं दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। रोज़ाना की तरह सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। ब्रिटिश सांसद नुसरत गनी ने लगाया आरोप, मुसलमान हूं इसलिए मंत्री पद से हटाया गया। आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी की धर्म संसद में दिए गए हेट स्पीच की आलोचना, कहा राष्ट्र के लिए उचित नहीं। तुर्की में राष्ट्रपति अर्दोगान के खिलाफ बोलने पर महिला पत्रकार को जेल, विरोधियों को खुली चेतावनी, बोलोगे तो जेल जाओगे। धमाकों से फिर थर्राया अबू धाबी, क्या यमन की ओर से की गई है जवाबी कार्रवाई। आज खबरों की शुरुआत करेंगे ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एक इस्लामोफोबिया से जुड़ा मामला सामने आया है। जैसा कि ब्रिटेन की सांसद नुसरत गनी ने अपने आरोपों से ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल नुसरत गनी ने कहा है कि साल 2020 में उन्हें मंत्री पद से सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि वो एक मुसलमान हैं। गनी ने दावा किया है कि सरकारी विहिप ने उन्हें बर्खास्त करने के लिए उनके धर्म को कारण बताया था। संडे टाइम्स के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद नुसरत गनी कहती हैं कि जब उन्होंने मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने की वजह पूछी तो उन्हें बताया गया कि उनका मुस्लिम होना ही एक मुद्दा था। कैबिनेट मंत्री नदीम ज़हावी ने कहा है कि गनी की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच होना चाहिए। गनी को साल 2018 में परिवहन विभाग में एक पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार में हुए छोटे से फेरबदल के दौरान उनसे ये पद वापस ले लिया गया था। संडे टाइम्स के मुताबिक गनी कहती हैं कि जब उन्होंने सरकारी विहिप या सचेतक से उनका पद वापस लिए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा तो उन्हें बताया गया फेरबदल के बारे में चर्चा के दौरान मेरे मुस्लिम होने को एक मुद्दे के रूप में उठाया गया था और उनका मुस्लिम होना कई सहयोगियों को असहज कर रहा था। वेल्डन से सांसद गनी ने यह भी बताया कि उन्होंने ये मामला उस समय सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें ऐसा कहा गया था कि अगर वो लगातार इसके बारे में सवाल करती रहेंगी तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा और उनका कैरियर और प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। ब्रिटेन के शिक्षा मंत्री नदीम ज़हावी ने ट्वीट करके ये कहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी में इस्लामोफोबिया या किसी भी प्रकार के नस्लवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ज़हावी ने यह भी कहा है कि आरोपों की ठीक से जांच कराई जाए और नस्लवाद को ख़त्म किया जाए। गौरतलब है कि बोरिस जॉनसन के लिए ये हफ्ता महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में इस विवाद का खुलकर सामने आना कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर गंभीर तनाव का एक संकेत है। गनी से पहले वरिष्ठ कंजर्वेटिव बैक बेंचर सांसद विलियम रैग ने भी आरोप लगाया था कि डाउनिंग स्ट्रीट ने उस सांसद को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है जो बोरिस जॉनसन को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। ब्रितानी सांसद में बैक बेंचर उन्हें कहा जाता है जिनके पास कोई सरकारी पद नहीं होता है। रैग ने कहा है कि वो अगले हफ्ते ही संसद में एक मेट पुलिस डिटेक्टिव से बात करने वाले हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे भारत से जुड़ी उस खबर की जो पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। वो है पिछले दिनों कई जगह आयोजित हुई धर्म संसद की। अब आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने भी धर्म संसद में दिए गए हेट स्पीच की आलोचना की है। एमआरएम के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अख्तर ने कहा है कि संघ या सरकार का ऐसी धर्म संसद से कोई नाता नहीं है। सभ्य समाज के लिए ये सही नहीं है। बयान के अनुसार बैठक में एमआरएम ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय ने समाज में बढ़ रही नफरत पर चिंता व्यक्त की है। हाल में उत्तराखंड में आयोजित हुई धर्म संसद में की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए एमआरएम ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि धर्म संसद में की गई टिप्पणी किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। एमआरएम के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अख्तर ने कहा कि संघ या सरकार का ऐसी धर्म संसद से कोई लेना देना नहीं और एमआरएम ऐसे आयोजनों का समर्थन भी नहीं करता है तथा धर्म संसद में दिए गए बयानों की निंदा भी करता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम इकाई ने रविवार को उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाया और विधानसभा चुनाव में समर्थन जुटाने के उद्देश्य से मुस्लिम उलेमा और विद्वानों के साथ बैठकें की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि संगठन के 10 सदस्यों के एक दल ने अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर जिले में अभियान चलाया। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाने और सिर्फ हिंदुओं के साथ ही संबंध रखने संबंधी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र की पुलिस ने प्रमोद अग्रवाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला दर्ज किया है। पटेल ने बताया कि जिले में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि इस वीडियो में प्रमोद अग्रवाल की पहचान हुई है, जबकि अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। वीडियो में कुछ लोग अग्नि को साक्षी मानकर कथित तौर पर ये संकल्प लेते दिख रहे हैं कि बांकी मोगरा के निवासी भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अपने घरों और प्रतिष्ठानों में केवल हिंदू धर्म के लोगों को नौकरी पर रखेंगे और हिंदू धर्म के लोगों के साथ ही संबंध रखेंगे। जिला कोरबा छत्तीसगढ़ आज अग्नि को साक्षी मानकर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने भारत को एक कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अपने प्रतिष्ठानों में, अपने घरों में, अपने व्यवसायों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाई को ही रखेंगे। आज इसी संकल्प व शंखनाद से हम इसका अनुसरण करेंगे। अगली खबर में अब हम बात करेंगे तुर्की की तानाशाह सरकार की, जहां एक पत्रकार को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के खिलाफ बोला था। तुर्की की एक अदालत ने शनिवार को देश की जानी मानी महिला पत्रकार सदफ कबास को राष्ट्रपति अर्दोगान के अपमान से जुड़े एक लंबित मामले में जेल की सजा सुनाई है। सदफ को जिस कानून के तहत जेल भेजा गया है, उसके तहत तुर्की में दसियों हजार लोगों पर मुकदमा चलाया जा चुका है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने कबास को स्थानीय समय अनुसार देर रात 2 बजे हिरासत में लिया और पहले इन इस्तांबुल के मुख्य पुलिस थाने ले गए। यहाँ से सदफ को शहर के मुख्य कोर्ट हाउस ट्रांसफर किया गया, जहां अदालत ने सदफ की पूर्व में हुई गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए उन्हें जेल की सजा सुनाई। कबास ने कथित तौर पर राष्ट्रपति के खिलाफ महल संबंधी किसी कहावत का इस्तेमाल किया था। कबास ने इस कहावत को न सिर्फ विपक्ष के टेलीविजन चैनल पर बोला, बल्कि अपने ट्वीट में भी लिखा। सदफ पर जो आरोप हैं उसके लिए उन्हें 1 से 4 साल तक की कैद हो सकती है। सदफ ने टेलीवन चैनल पर राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के लिए कहा था, एक मशहूर कहावत है कि यदि किसी के सिर पर ताज आ जाए तो वो समझदार हो जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सच नहीं है। सदफ ने आगे कहा, महल में प्रवेश कर लेने भर से बैल राजा नहीं बन जाता, बल्कि महल खलियान बन जाता है। बाद में सदफ ने यही अपने ट्वीट में भी लिखा। अर्दोगान के मुख्य प्रवक्ता फाहरेतीन अल्तुन ने सदफ के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और उन्होंने ट्वीट किया, एक तथाकथित पत्रकार खुलेआम एक ऐसे टेलीविज़न चैनल पर हमारे राष्ट्रपति का अपमान कर रही है जिसका नफरत फैलाने के अलावा और कोई मकसद नहीं है। कोर्ट में दिए गए अपने बयान में सदफ ने राष्ट्रपति का अपमान करने की मंशा से इनकार किया। टेलीवन चैनल के संपादक मेरदान यनार्दग ने सदफ की गिरफ्तारी की आलोचना की है। उन्होंने कहा, एक कहावत की वजह से रात 2 बजे उनकी गिरफ्तारी अस्वीकार्य है। ये कदम पत्रकारों, मीडिया और समाज को डराने की कोशिश है। गौरतलब है कि 2014 से पहले सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति बनने से पहले अर्दोगान 11 सालों तक तुर्की के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बनने के 7 सालों के अंदर अर्दोगान के अपमान के अपराध में हजारों लोगों को सजा दी जा चुकी है। मानवाधिकार समूह अक्सर तुर्की पर पत्रकारों को गिरफ्तार करके और सरकार के आलोचक महत्वपूर्ण मीडिया संस्थानों को बंद करवाकर प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने का आरोप लगाता है। मानवाधिकार समूह का दावा है कि जुलाई 2016 में सैन्य तख्तापलट से बाल बाल बचने के बाद अर्दोगान ने मीडिया पर कार्रवाई तेज कर दी है।
अगली खबर अबू धाबी से है, जहां फिर से धमाके सुनाई दिए हैं और ये माना जा रहा है कि शायद ये यमन की तरफ से जवाबी कार्रवाई है। फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार धमाकों की आवाज़ के बाद संयुक्त अरब अमीरात का एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि यमनी सेना की ओर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के लगभग एक सप्ताह बाद आधी रात को अबू धाबी में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने के बाद खतरे का सायरन बजने लगा और इस देश का डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो और फुटेजेस से पता चलता है कि देश का डिफेंस सिस्टम रॉकेटों को तबाह करने के लिए सक्रिय हुआ था और यात्री विमानों की उड़ानें रद्द कर दी गई थीं। लोगों का कहना है कि आधी रात को अबू धाबी में 4 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और आसमान पर धुएं के बादल छा गए। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने अभी तक धमाकों पर कोई बयान नहीं दिया है। इससे पहले अबू धाबी में सऊदी संगठन के हमलों के जवाब में यमनी सेना की तरफ से किए गए ड्रोन हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने देश में निजी ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया था। मिसाइल हमले के डर के बाद यूएई के गृह मंत्रालय ने 22 जनवरी से देश में निजी लोगों के ड्रोन और हल्के खेल विमान उड़ाने पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था। इससे साफ पता चलता है कि अरबों डॉलर से खरीदा गया एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अमीरात को यमनी मिसाइलों से बचा पाने में सक्षम नहीं है और सऊदी संगठन पर यमनी सेना का खौफ अब बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। हमारा खबरों का सिलसिला आज यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करिए विलायत न्यूज़ को और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि अगली न्यूज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।